तो आज की क्लास में हम लोग प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स पढ़ने वाले हैं कि वेक्टर के दो तरीके के प्रोडक्ट होते हैं। वेक्टर में वेक्टर आप जब मल्टीप्लाई करते हो बेटा तो वेक्टर भी आ सकता है और स्केलर भी आ सकता है। इसी ग्राउंड पर, इसी बेसिस पर वेक्टर प्रोडक्ट दो तरीके का होता है। सबसे पहला था आपका डॉट प्रोडक्ट और दूसरा था क्रॉस प्रोडक्ट। सो फर्स्ट जो है यहां पर हम लोग पढ़ने वाले हैं दैट इज डॉट प्रोडक्ट। अब हम लोग डिटेल में बात करते हैं। पिछली क्लास में मैंने कैटेगरी बता दिया था आपको, ठीक। फिलहाल डॉट प्रोडक्ट जो होता है इसको हम लोग स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं, क्योंकि यहां पर आप वेक्टर में वेक्टर मल्टीप्लाई करोगे और जो क्वांटिटी होगी दैट विल बी अ स्केलर क्वांटिटी। जैसे अगर इसका फॉर्मूला मैं आपको बताऊं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इसका फॉर्मूला होता है ए बी कॉस थीटा, जहां पर ए है पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी है दूसरे का मैग्नीट्यूड और थीटा इनके बीच का एंगल। मतलब अगर मान लो ये एक पहला वेक्टर है, फॉर एग्जांपल दिस इज ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर और इनके बीच का ये वाला एंगल है थीटा, और हमसे कहा जाए इन दोनों वेक्टर्स का आप डॉट प्रोडक्ट कर दो, तो डॉट प्रोडक्ट का सिंपल मतलब इसकी लंबाई यानी मैग्नीट्यूड ऑफ ए, इसकी लंबाई यानी मैग्नीट्यूड ऑफ बी, और इनके बीच वाला ये एंगल आपको दिख ही रहा है, इस एंगल का कॉस। ये एंगल 30, 60, 45, 75, 90 कुछ भी हो सकता है। जो भी एंगल होगा वो कॉस हम निकालेंगे, कॉस थीटा, और वो हम फॉर्मूला में रख देंगे। थोड़ा सा अगर इस चीज का और फील लिया जाए कि ये जो है ये फॉर्मूला एक्चुअलिटी में हमें बताता क्या है, तो ये फॉर्मूला बताता है आपको, अगर ये बी है, मैंने आप लोग को मेथड ऑफ कंपोनेंट सिखाया ही था, है ना। अगर ये बी है और ये एंगल बेटा थीटा है, तो इसका एक कंपोनेंट इधर की तरफ हो जाएगा, ये वाला, दिस कंपोनेंट विल बी बी कॉस थीटा। एंगल के साथ वाला कंपोनेंट बेटा हमेशा कौन सा होता है, कॉस थीटा। तो ये बी है, ये थीटा है, तो ये वाला कंपोनेंट, ये इतना केवल, ये क्या है, दैट इज बी कॉस थीटा। इस बी कॉस थीटा को हम बी वेक्टर की परछाई भी कह सकते हैं। इट इज प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए वेक्टर। ए वेक्टर पर बी की परछाई अगर कभी पूछा जाए, प्रोजेक्शन ये वर्ड आपसे यूज किया जाए, तो प्रोजेक्शन का मतलब भी होता है कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए, ए की तरफ इसकी परछाई। तो ये परछाई है, समझ लीजिए बी कॉस थीटा। अब अगर आपसे कहा जाए कि ए डॉट बी निकालो, यानी कि डॉट प्रोडक्ट करो, तो डॉट प्रोडक्ट का सिंपल सा मतलब है पहले वेक्टर का आप पूरा मैग्नीट्यूड ले लो। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बोलो कहां से कहां तक होगा, यहां से लेकर यहां तक, पूरा पूरी इसकी लेंथ ले लीजिए ए की, और बी के मैग्नीट्यूड का वो कंपोनेंट चाहिए जो ए की डायरेक्शन में। मतलब बी का हमको पूरा मैग्नीट्यूड नहीं चाहिए, बी के मैग्नीट्यूड का हमको कॉस वाला कंपोनेंट चाहिए। बहुत ध्यान से समझिएगा, ए वेक्टर का पूरा हमने मैग्नीट्यूड ले लिया, लेकिन बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का वो कंपोनेंट लिया है जो ए की डायरेक्शन में है। ध्यान से चेक करिए, बी के मैग्नीट्यूड के बोलो दो कंपोनेंट्स होंगे, इधर की तरफ बी कॉस थीटा और इधर की तरफ बी साइन थीटा, लेकिन हमने कौन सा कंपोनेंट लिया यहां पर, बी कॉस थीटा वाला। क्यों लिया, क्योंकि ये ए वेक्टर की डायरेक्शन में है। इसका मतलब अगर कभी भी दो वेक्टर्स का कंपोनेंट करके सेम डायरेक्शन में लिया जाएगा तो वो कौन सा प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट। क्लियर। सेम तरह की बात आपसे किया जाता है जब आप क्लास 9th में आपको वर्क पढ़ाया जाता है, तो वर्क का सिंपल सा फॉर्मूला होता है ना, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो अगर ये मान लो कोई m मास का ऑब्जेक्ट है जिसपे आपने F फोर्स लगाया है, तो ये ऑब्जेक्ट ऑब्वियस है कुछ आगे बढ़ जाएगा। लेट अस सपोज इस ऑब्जेक्ट ने डिस्प्लेसमेंट कितना किया, d के बराबर। तो ऐसे में अगर आपसे बोला जाए वर्क बताओ, तो वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, सो दैट विल बिकम F इंटू डी। लेकिन इसी केस में अगर ऐसा कर दिया जाए कि ये ऑब्जेक्ट है m मास का और इस पर लगने वाला फोर्स बेटा ऐसा है, और ये एंगल बना रहा है कुछ थीटा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट वैसा ही हुआ d के बराबर। मतलब डिस्प्लेसमेंट चेक करिए x डायरेक्शन में है, बट फोर्स जो अप्लाई हुआ इस बार वो थीटा एंगल पर है। अब अगर आपसे कहा जाए वर्क निकालो, तो आपको यही सेम एग्जैक्ट यही काम करना पड़ेगा, क्योंकि वर्क जो होता है ना, दैट इज नॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स व्हेन दे आर इन सेम डायरेक्शन। जब दोनों सेम डायरेक्शन में हो तब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट वर्क कहलाता है।
यहां पर सोचो, क्या फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है? क्या फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है? फोर्स ऐसा है, डिस्प्लेसमेंट ऐसा है, क्या ये सेम डायरेक्शन में है? नहीं। तो ऐसे में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इस फोर्स का कंपोनेंट लेना पड़ेगा। फोर्स का कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट बोलो कितना है? एफ कॉस थीटा। बोलो एक कंपोनेंट और होगा इधर, एफ साइन थीटा, लेकिन हमको उससे मतलब नहीं है। अगर इसका अब आपसे कहा जाए कि बेटा फॉर्मूला बताओ, तो अब हम लोग फॉर्मूला क्या लिखेंगे? सो दिस इज बेसिकली एफ कॉस थीटा इंटू डी। ये क्या है? एफ कॉस थीटा इंटू डी। ये फोर्स का वो कंपोनेंट है जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में था। मतलब डायरेक्शन होना सेम है, मतलब डायरेक्शन सेम होना चाहिए, तभी आप वर्क निकाल सकते हो। तो इसी को हम लोग मोटे तौर पे फॉर्मूला लिखते हैं, W इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा, और वी कैन से इट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्या ये बात समझ में आई? पक्की बात है। तो वर्क का ये जो फॉर्मूला होता है, फोर्स वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, दैट इज डॉट प्रोडक्ट, दैट इज एग्जांपल ऑफ डॉट प्रोडक्ट। क्लियर? और सोचो, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है, बट वर्क कैसी क्वांटिटी होती है? स्केलर। तो यहां पर आपने दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई किया, बट जो क्वांटिटी मिली वो कैसी है? स्केलर। तो यही तो होता है यहां पर डॉट प्रोडक्ट में। क्लियर? तो ए डॉट बी का सिंपल सा बेटा फॉर्मूला है ए बी कॉस थीटा। कॉस थीटा का थोड़ा फील आया? कॉस थीटा क्या चीज है? दो वेक्टर्स के बीच का एंगल है। अब इनकी प्रॉपर्टीज पर आते हैं, एक एक करके इनकी सारी प्रॉपर्टीज को हम लोग स्टडी करेंगे। सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव इन नेचर। डॉट प्रोडक्ट कैसा होता है? कम्यूटेटिव नेचर का होता है। कम्यूटेटिव का मतलब अगर लिखा हुआ है ए डॉट बी, तो उसको हम लोग बी डॉट ए के बराबर लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ए डॉट बी का एक्सपेंशन करोगे तो क्या आएगा? ए बी कॉस थीटा, और बी डॉट ए का एक्सपेंशन करेंगे तो क्या आएगा? बी ए कॉस थीटा। और ए बी और बी ए बोलो सेम है, कॉस थीटा सेम है। इसका मतलब ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं। डॉट प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ऑल्सो। डॉट प्रोडक्ट को हम लोग ब्रैकेट के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। जैसे अगर लिखा है ए डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, तो आप इसको अंदर ले जा सकते हो और ये क्या बनेगा? ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। मतलब इसको हम लोग अंदर सिंपली मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अंदर इसको हम लोग सिंपली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। फिर आता है देखो थर्ड प्रॉपर्टी। अब यहां पर एंगल्स की बात हम लोग करने वाले हैं। अगर दो पैरेलल वेक्टर्स हैं, इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल, तो उनके बीच का बेटा एंगल कितना होगा? तो अगर ये पैरेलल वेक्टर्स हैं तो इनके बीच का एंगल या तो 0 होगा या तो 180 होगा। बोलो, आइदर इट विल बी 0 और इट विल बी 180। अगर ये वाला सीन है तो इनके बीच का एंगल कितना है? 0। और अगर ये वाला सीन है तो पैरेलल तो अभी भी है ना? तो ये वाले जो ये टाइप के जो वेक्टर्स होते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं लाइक पैरेलल वेक्टर्स। दे आर लाइक पैरेलल वेक्टर्स, मतलब पैरेलल भी है और इनका डायरेक्शन भी सेम है, और इनका नाम होता है बेटा अनलाइक पैरेलल वेक्टर्स। दिस इज अनलाइक पैरेलल वेक्टर्स। तो अनलाइक का मतलब पैरेलल तो हैं लेकिन इनका डायरेक्शन सेम नहीं है, डायरेक्शन जस्ट अपोजिट है। यहां पर एंगल 0 डिग्री है और यहां पर एंगल 180 डिग्री है। दोनों ही कंडीशंस पैरेलल में हो सकती हैं। अब अगर मैं आपसे कहूं बेटा ए डॉट बी बताओ, तो फॉर्मूला बोलो क्या होता है? ए बी कॉस थीटा, और थीटा कितना है? 0। कॉस 0 कितना होता है? 1। तो ये ए बी इंटू 1 हो जाएगा। इसका मतलब इट विल बी सिंपल, ए डॉट बी की वैल्यू बेटा कितनी आएगी? दैट विल बी इक्वल टू ए बी। लेकिन अगर वहीं पर ये एंगल 180 हो जाए तो अब बोलो ए डॉट बी कितना आएगा? इट विल बी ए बी कॉस 180, और कॉस 180 कितना होता है? -1। कॉस 180 कितना होता है? -1। तो ये कितना बन जाएगा? -ab। तो अगर दो वेक्टर्स के बीच का एंगल 0 है तो प्रोडक्ट ए बी के बराबर, अगर एंगल 180 है तब प्रोडक्ट -ab के बराबर।
सिंपल, हमने कुछ नहीं किया इन तीनों में, अगर आप ध्यान से समझ लो तो सिर्फ एंगल रखा है बस। ये तो दो बेसिक प्रॉपर्टीज हैं, यहां पर सिर्फ एंगल रखा है, जो एंगल था वो हमने एज इट इज रख दिया, काम खत्म हो गया हमारा। अगला देखिए, अगर दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं, इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो बताइए इनके बीच का एंगल कितना होगा, 90। और अगर एंगल 90 है तो अब a डॉट बी कितना होगा, so that a dot b is a b cos 90। cos 90 बेटा कितना होता है, 0। इसका मतलब एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट, एक फॉर्मूला आ गया अपने पास, a डॉट b की वैल्यू 0 होती है अगर दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर हो। ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इस पर क्वेश्चन डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता हो सकता है कहें दो वेक्टर्स हैं, प्रूव करो परपेंडिकुलर है, या आपसे कहें कि ये लैम्डा की वैल्यू निकालिए अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर है। तो कभी भी दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर दिए जाएं तो आपके दिमाग में ये प्रॉपर्टी अपने आप आ जानी चाहिए कि इनका डॉट प्रोडक्ट कितना होगा, 0 के बराबर। पांचवी प्रॉपर्टी है बेटा सेल्फ प्रोडक्ट। पांचवी प्रॉपर्टी है सेल्फ प्रोडक्ट, मतलब एक वेक्टर का उसके खुद के साथ अगर हम लोग प्रोडक्ट करा दें, यानी कि ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ऐसा लिख दें, ए का मैग्नीट्यूड बोलो ए होता है, दूसरे वाले का भी मैग्नीट्यूड सेम है, ए स्क्वायर बनेगा। और अगर सेम वेक्टर्स हैं तो उनके बीच का एंगल 0 होगा, cos 0 बेटा 1 होता है, तो ए डॉट ए कितना बना, इट इज ए स्क्वायर। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इस पर बेस्ड डेरिवेशंस काफी सारे आते हैं। अगर वेक्टर पर कोई डेरिवेशन बनता है जहां पर जरा भी आपको अंदाजा लगे कि डॉट प्रोडक्ट लग सकता है, तो आप समझिएगा वहां पर ये वाली प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा वहां पर यूज होने वाली प्रॉपर्टी है, ए डॉट ए बराबर ए स्क्वायर। और हम लोग के दिमाग में ये उस समय स्ट्राइक नहीं करती है, इसलिए मैं इस पर फोकस कर रहा हूं। ये दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, ये आपके दिमाग में हमेशा होनी चाहिए अगर आप कोई भी डेरिवेशन कर रहे हो। ये तो सीधे सीधे बोला जाएगा वेक्टर परपेंडिकुलर है, तो आपके दिमाग में अपने आप आना चाहिए कि उसका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0। और ये तो एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये आता नहीं है दिमाग में, लेकिन अगर आ गया तो समझो क्वेश्चन एक लाइन में आपका सॉल्व भी हो जाएगा। बात समझ में आई। अगला है प्रॉपर्टी नंबर 6। इसका मतलब अगर मान लो ऑर्थोगोनल वेक्टर्स में यही काम किया जाए, तो बेटा ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। ए मतलब पहले का मैग्नीट्यूड पहले वेक्टर का, यहां पर पहला वेक्टर है आई कैप, आई कैप एक यूनिट वेक्टर होता है बोलो एक्स डायरेक्शन में, ठीक, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा 1, इसका भी कितना होगा 1। अगर सेम वेक्टर्स हैं तो उनके बीच का एंगल 0, cos 0 भी 1। इसका मतलब बेटा प्रॉपर्टी क्या आई, आई डॉट आई बराबर जे डॉट जे बराबर के डॉट के इज इक्वल टू 1। तो ये जो डॉट प्रोडक्ट है इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 के बराबर। अगला देखिए, अगर आपसे कहा जाए आई डॉट जे निकालिए, इस बार हम लोग ने दो अलग अलग वेक्टर्स ले लिए, आई डॉट जे निकालिए, तो देखो आई का मैग्नीट्यूड फिर से 1, जे का मैग्नीट्यूड फिर से 1, उनके बीच का एंगल कितना होगा इस बार, क्योंकि एक एक्स डायरेक्शन में और एक वाई में है, तो बेटा cos 90 कितना होता है 0, तो ये पूरा ही 0 हो जाएगा। इसका मतलब अगर सेम वेक्टर्स का था तो 1 आया था, लेकिन अगर अलग अलग वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो 0 आएगा, सो दैट विल बी इक्वल टू 0। क्या ये पॉइंट क्लियर एकदम। अगली प्रॉपर्टी देखिए, प्रॉपर्टी नंबर 8। प्रॉपर्टी नंबर 8 का मतलब अगर कभी भी आपसे कहा जाए दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालिए, दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालिए, तो सबसे आसान मेथड है डॉट प्रोडक्ट, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट को करना बहुत इजी होता है। ए डॉट बी अगर अपने को चाहिए तो हम लोग सीधे सीधे लिखते हैं ए बी कॉस थीटा, तो यहां से आप चेक करो कॉस थीटा जो आएगा दैट विल बी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाई ए बी। तो यहां से हम लोग एंगल निकाल सकते हैं, दैट इज कॉस इनवर्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाई ए बी। तो ये निकालना बेटा आसान होता है इन कंपैरिजन टू क्रॉस प्रोडक्ट। अभी हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट भी पढ़ने वाले हैं,
डॉट प्रोडक्ट इजी होता है, क्रॉस प्रोडक्ट थोड़ा सा टफ होता है। तो हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट में जाने की बजाय डॉट प्रोडक्ट से एंगल निकालेंगे। अगर कभी भी कहा जाएगा कि ये दो वेक्टर्स हैं, इनके बीच का एंगल बताओ, क्लियर? तो एंगल निकालने के लिए कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगी? डॉट प्रोडक्ट की। ठीक, लास्ट प्रॉपर्टी पर आते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 9। कोई डाउट हो भाई पूछ लेना, ऐसा नहीं है कि आप पूछ नहीं सकते। ये देखिए, अगर ये मान लो ए वेक्टर है, फॉर एग्जांपल किसी भी वेक्टर को मैंने आपको सिखाया था पोजीशन वेक्टर, कि अगर पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता हो तो हम आई जे के लगा देंगे तो हमको वेक्टर मिल जाएगा। इसका मतलब किसी भी वेक्टर को बेटा हम आई कैप, जे कैप और के कैप के टर्म्स में लिख सकते हैं। देखो वेक्टर क्या होता है, वेक्टर इस तरीके का एक एरो है इन दिस डायरेक्शन। अगर वो यहां पर है, इसका मतलब ये इस वाले प्लेन में है। अगर इससे बाहर निकला हुआ है तो आपको अलग प्लेन में दिखाई पड़ेगा। क्लियर है? अगर मैं मान लूं कि ये ओरिजिन, फॉर एग्जाम्पल यहां पर मैं मान लूं कि ये पॉइंट क्या है, हमारा ओरिजिन है, ताकि सबको समझ में आए। ठीक, ये ओरिजिन है। अगर ये ओरिजिन और कोई वेक्टर ऐसे बना हुआ है, बाहर की तरफ निकला हुआ है, ठीक, इसका मतलब इस वेक्टर का एक बोलो एक्स कोऑर्डिनेट होगा, एक वाई कोऑर्डिनेट होगा और एक जेड कोऑर्डिनेट होगा। सही है? कोई भी वेक्टर हो, चाहे ऐसे हो, चाहे ऐसे हो, चाहे ऐसे हो, ऐसे हो, किसी भी डायरेक्शन है तो एरो ना। अगर एरो होगा तो इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में बोलो उसको हम दिखा सकते हैं कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में। अगर हमें इसका कोऑर्डिनेट पता होता, मान लो जनरल बात करते हैं, एक्स वाई जेड इसका कोऑर्डिनेट है, तो एक्स डायरेक्शन में एक्स, वाई डायरेक्शन में वाई और जेड डायरेक्शन में जेड। तो एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप। सिंपल। क्लियर है? जैसा पोजीशन वेक्टर मैंने आपको सिखाया था, सेम वही काम आपको यहां पर करना है। इसका मतलब अगर इन जनरल हम लोग बात करें तो वी कैन राइट ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। किसी भी वेक्टर को हम लोग इस तरीके से जनरलाइज्ड फॉर्म में आई जे के टर्म्स में वी कैन राइट। सिमिलरली बी वेक्टर अगर है तो उसको भी लिख सकते हैं बेटा बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। अब अगर हमसे कहा जाए कि इन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करिए, ठीक, तो सिंपल, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट भाई डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, इसलिए हम लोग पूरा पूरा इसको लिखेंगे ऐसे ही, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप डॉट बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप और बी जेड के कैप। सिंपल। बेटा डिस्ट्रीब्यूटिव है इसलिए हम लोग इसको अंदर ले जाकर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर सिंपल आपको ऐसे दो टर्म्स दे दिए जाए और बोले मल्टीप्लाई करो, तो तरीका क्या होता है, पहले टर्म को तीनों में मल्टीप्लाई करो, फिर दूसरे को तीनों में करो, फिर तीसरे को तीनों में करो। यही तो करते हैं। तो पहला टर्म जरा चेक करिए क्या आएगा, ए एक्स बी एक्स आई कैप डॉट आई कैप आएगा। आई कैप डॉट आई कैप अभी हम लोगों ने निकाला था, कितना होता है 1। तो अगला देखिए टर्म 1 का मल्टीप्लाई कर भी देंगे तो कोई फर्क पड़ना नहीं है। ठीक, नेक्स्ट देखो ए एक्स बी वाई आई डॉट जे 0। नेक्स्ट टर्म बेटा चेक करो, ए एक्स बी जेड आई डॉट के 0। नेक्स्ट टर्म चेक करो, ए वाई बी एक्स जे डॉट आई 0। नेक्स्ट टर्म चेक करो, ए वाई बी वाई जे डॉट जे, मतलब ये भी लिखना पड़ेगा। अगला टर्म चेक करिए, ए वाई बी जेड जे डॉट के 0। अगले में चेक करो, के डॉट आई 0, के डॉट जे 0, सिर्फ आखिरी बचेगा के डॉट के, यानी कि वी विल राइट ए जेड बी जेड। तो बेटा डॉट प्रोडक्ट करना देखिए बेहद आसान है। अगर हमको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में, मतलब आई जे के टर्म्स में अगर वेक्टर गिवन हो लाइक दिस, तो डॉट प्रोडक्ट बेहद इजी है। आई वाला टर्म आई से मल्टीप्लाई करो, ए एक्स बी एक्स, जे वाला टर्म जे से मल्टीप्लाई करो, ए वाई बी वाई, और के वाला टर्म के से मल्टीप्लाई करो, ए जेड बी जेड। सिंपल, ऐड कर दो, काम खत्म। इज दिस क्लियर? कोई भी दो वेक्टर अगर हमको दे दिए जाएंगे तो इस प्रॉपर्टी पर बेस्ड हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो मैं फिलहाल एक छोटा सा क्वेश्चन आपको करके यहां दिखा दे रहा हूं, ताकि आपके दिमाग में डॉट प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए।
मान लीजिए ये कोई हमारा पहला वेक्टर है और ये हमारा दूसरा वेक्टर है। हमसे कहा गया इन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करो, ए डॉट बी निकालो। तो भाई जिसको समझ में आया हो और जो नया हो वो बताए मुझे आंसर। बताओगे बेटा कितना आएगा? आई वाला टर्म आई से मल्टीप्लाई करो। आई का टर्म कौन सा है? 2। यहां पर कितना है ही नहीं, मतलब 1, तो 2 इंटू 1 तो कितना आएगा? 2। फिर यहां पर 1, यहां पर -1, -1, यहां पर -1, यहां पर है ही नहीं, मतलब 0, तो वो टर्म 0 हो गया। सो दैट इज 0। और 2 - 1 कितना होगा? 1। इसका मतलब डॉट प्रोडक्ट निकालना खुद ही देख लीजिए, बेहद आसान है। इससे ज्यादा इजी आपको एग्जाम में कुछ नहीं पूछा जा सकता। अगर आपसे बोला जाए कि 2 वेक्टर है डॉट प्रोडक्ट निकालो, या आपसे हम कहें कि इसी में ध्यान से देखिएगा, यहीं पर मैं लिख दूं लैम्डा के कैप, क्वेश्चन समझिए, लैम्डा के कैप, और आपसे मैं बोल दूं बेटा अगर ये दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं तो लैम्डा की वैल्यू बताइए। क्वेश्चन क्या है? दोनों वेक्टर अगर परपेंडिकुलर हैं तो फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ लैम्डा। सेम ऐसे ही क्वेश्चंस आप लोग को मिला है आपके एग्जाम में। फिलहाल ये 2 को 1 से अगर मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा? 2, 1 और -1, -1 और लैम्डा बराबर डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? 0, अगर परपेंडिकुलर है तो। ठीक, लैम्डा आ गया सॉल्व होकर। लैम्डा की वैल्यू कितनी आई? 1 हो गया। तो इस वैरायटी का एकदम छोटा सा 1 नंबर या 2 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों से घुमा फिरा कर पूछा जा सकता है। क्लियर है? ठीक, अब हम लोग अगले वेक्टर के प्रोडक्ट में चल रहे हैं, क्योंकि अभी मैं न्यूमेरिकल का डिस्कशन आपसे ज्यादा नहीं कर रहा हूं। न्यूमेरिकल आपको अलग से मैंने करवाए हैं बहुत सारे, उसकी बात हम लोग करेंगे। फिलहाल अगला टाइप का प्रोडक्ट आते हैं वेक्टर प्रोडक्ट, और वेक्टर प्रोडक्ट को ही क्रॉस प्रोडक्ट भी कहा जाता है। मतलब इस बार हम वेक्टर में वेक्टर मल्टीप्लाई करेंगे और जो क्वांटिटी आएगी वो कैसी होगी? दैट विल बी वेक्टर। इसका मतलब ए वेक्टर, फॉर्मूला देखिए इसका क्या है? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इसका फॉर्मूला होता है ए बी साइन थीटा एन कैप, ए बी साइन थीटा एन कैप। देखो अभी तक जैसे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हम लोगों ने किया था और वैल्यू आया था ए बी कॉस थीटा, तो ए पहले का मैग्नीट्यूड, बी दूसरे का मैग्नीट्यूड, कॉस थीटा की एक एग्जैक्ट कुछ वैल्यू आएगी, cos 30, cos 45, cos 60, उसकी एक एग्जैक्ट कांस्टेंट वैल्यू होती है ना। इसका मतलब वहां पर ए बी कॉस थीटा वो जो कुछ भी था वो सब नंबर था। भाई ए भी एक नंबर है मैग्नीट्यूड मीटर में, बी भी एक नंबर है, और cos थीटा की एक एग्जैक्ट वैल्यू होती है तो वो भी एक नंबर है। क्लियर? 3 नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे तो जो आएगा वो भी नंबर होगा, मतलब उसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन की कोई बात नहीं। यहां पर भी आप चेक करो ए बी साइन थीटा, बिल्कुल वैसी बात है जैसा ए बी कॉस थीटा, बस cos थीटा की जगह क्या लिख दिया? साइन थीटा। तो ये अगर ध्यान से देखा जाए तो ये चीज क्या है? दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। ये क्या है? दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। कभी भी आपसे कहा जाए ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड बताइए, तो वो मैग्नीट्यूड कितना है? ए बी साइन थीटा। लेकिन ये एन कैप क्या है? ये एन कैप ही है जो उसको डायरेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। मैंने आपको यूनिट वेक्टर पढ़ाया था पिछली क्लास में और आपको बोला था कि यूनिट वेक्टर का काम क्या है? टू प्रोवाइड डायरेक्शन। डायरेक्शन प्रोवाइड करने का काम है यूनिट वेक्टर का। तो बेटा ये जो एन कैप है, this n cap is a unit vector perpendicular to plane of a vector and b vector। a वेक्टर और b वेक्टर के प्लेन के परपेंडिकुलर n कैप होता है। क्लियर? तो n कैप ने a क्रॉस b को एक डायरेक्शन प्रोवाइड किया, वो भी कौन सा डायरेक्शन? जो कि ए वेक्टर और बी वेक्टर वाले प्लेन के परपेंडिकुलर है। अब आप लोग मुझे एक चीज बताइए, क्या 2 वेक्टर्स हमेशा कोप्लेनर होते हैं? एनी 2 वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर।
जैसे अगर हम लोग देखें एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर मान लो ये है, ठीक, एक ये है भाई खतरनाक वेक्टर और एक ये है, ठीक है। अब ये दो वेक्टर्स इस तरीके के हैं, तो आप चेक करो ये दोनों के पीछे अगर मैं एक पेज पूरा लगा दूं ऐसे, तो एक पेज लगाया जा सकता है, मतलब इसके पीछे एक प्लेन लगाया जा सकता है। भाई पेपर जो होता है वो तो प्लेन होता है ना, प्लेन पेपर। अगर मैं इसके पीछे एक पेपर या एक पॉलिथीन समझ लो एकदम चिपका दे एकदम टाइट, तो एक प्लेन बन जाएगा इसके पीछे। इसी को ऐसे कर दो तो अभी भी बोलो इसके ऊपर भी फिर से यहां चिपकाया जा सकता है एक प्लेन, बोलो यार ऐसे हो तो भी लगा सकते हैं। तो कहने का मतलब वेक्टर अगर ऐसा है तब तो प्लेन में दिख ही रहा है कि व्हाइट बोर्ड पे बना हुआ है या डिजिटल बोर्ड पे बना हुआ है, ठीक। अगर एक वेक्टर ऐसे बाहर भी निकाल दिया जाए तो ये भी बोलो कैसा है, कोप्लेनर। इसके भी पीछे मैं एक प्लेन लगा सकता हूं यहां पर, क्लियर है, ठीक। अब यहां पर जरा चेक करो, एन कैप एक ऐसा वेक्टर हमको मिला, अगर मान लो दो वेक्टर हम ले लें, एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है, ठीक, ये दो वेक्टर्स, तो इनका प्लेन कौन सा हुआ, इसके पीछे लगा हुआ पेपर वही इनका प्लेन है। उस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एन कैप है। प्लेन आप लोग फील कर पा रहे हो, उसके पीछे का प्लेन क्या है, दिख रहा है सबको प्लेन। इसके पीछे अगर एक पेपर या एक रजिस्टर लगा दें ऐसे, तो ये इसका प्लेन है ये। अब इस रजिस्टर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या होगा, एन कैप, तो इसके परपेंडिकुलर बोलो दो डायरेक्शंस हैं, ऐसे बाहर भी और ऐसे, सही है। तो इस चीज में भी लोगों को कंफ्यूजन हुआ कि सर परपेंडिकुलर तो बात समझ में आई, प्लेन के परपेंडिकुलर हैं, लेकिन प्लेन कितने मतलब परपेंडिकुलर कितने डायरेक्शंस हो सकते हैं, दो। जैसे अगर इस बोर्ड की भी हम बात करें तो यहां भी दो डायरेक्शन है परपेंडिकुलर की, या तो आउटवर्ड्स या तो इनवर्ड्स। तो उस एन कैप की डायरेक्शन को निकालने के लिए फिर एक रूल बनाया गया जिसका नाम है राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल। अभी मैं आपको राइट हैंड थंब रूल सिखा रहा हूं, उसके पहले थोड़ा सा ये भी समझ लीजिए ये ए क्रॉस बी एक्चुअली में फिर क्या है। तो ये ए क्रॉस बी एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड तो ए बी साइन थीटा है, लेकिन ये ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर वेक्टर। कभी भी आपसे क्वेश्चन में कहा जाए कि ये दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर ये एक वेक्टर ये, दो वेक्टर आपको दे दिया जाए, जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने लिखा था एक ये, ठीक, दो वेक्टर्स आपको दे दिए जाए और आपसे कहा जाए कि इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर तीसरा वेक्टर बताइए, तो इन दोनों के परपेंडिकुलर वेक्टर कौन सा है, ए क्रॉस बी। बोलो यार ए और बी के प्लेन के परपेंडिकुलर था, याद करो एन कैप, मतलब ए क्रॉस बी जो होता है वो हमेशा ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर होता है। दैट मींस ए क्रॉस बी इज अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो क्या ये बात याद रहेगी, कभी भी आपको दो वेक्टर दिए जाए और आपसे कहा जाए इन दोनों के परपेंडिकुलर तीसरा वेक्टर बताओ, तो कौन सा होगा, दैट विल बी ए क्रॉस बी। अब आप चेक करो राइट हैंड थंब रूल क्या है। ये मान लीजिए ए वेक्टर है और ये हमारा बी वेक्टर है, इनके बीच में कुछ एंगल है, तो ए क्रॉस बी निकालने के लिए सबसे पहले राइट हैंड को हम लोग ए वेक्टर की डायरेक्शन में रखेंगे, फिंगर्स को ए की डायरेक्शन में, और बी की तरफ उंगलियों को घुमाएंगे। तो इस चीज में देखो हम लोग को बहुत सावधानी रखनी होगी कि ये जो फिंगर्स हैं ये ए की तरफ ही होनी चाहिए, किसी के ऐसे इधर इधर ये सब नहीं चलेगा, ए की तरफ। अब ए की तरफ करने के कितने तरीके, मतलब कितनी पॉसिबिलिटीज हैं वो समझ लीजिए। आप सब लोग अलग अलग हैं, सब लोग इंडिविजुअल हैं, ठीक। कोई ए की तरफ ऐसे दिखाएगा, कोई ए की तरफ ऐसे दिखाएगा, कोई ऐसे रखेगा, ऐसे 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 ऐसे, बोलो 360 डिग्री ऐसे कहीं भी कोई भी बच्चा कर सकता है, सही है। लेकिन ये नहीं होगा कि इधर 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 इधर, डांस नहीं होगा किसी एक ही डायरेक्शन में। अगर बोला गया ए वेक्टर इधर है तो ये ऐसा ही होना चाहिए, ऐसे करो ऐसे करो ऐसे 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 कैसे भी करो, कोई दिक्कत नहीं हमको, ठीक। ए की तरफ आप करिए और बी की तरफ उंगलियों को घुमाइए। अब मान लो हमने ऐसे किया, ऐसे हम टेढ़े रखे हुए हैं,
ठीक, हमने कहा ए की तरफ है सर, बिल्कुल सही है। बी की तरफ उंगलियों को घुमाना है, तो क्या मेरी उंगलियां ऐसे उल्टा घूम पाएंगी? इंसान की उंगली है तो ये ऐसे उल्टा तो घूम नहीं पाएगी, तो हम क्या करेंगे भाई, हाथ को घुमाएंगे। अब हम हाथ को धीरे धीरे, अब चेक करो क्या इधर घूम पा रही, ऊपर नहीं, तो और घुमाओ, अब घूम पा रही है। कोई एक ऐसा सीन आएगा जिसमें कंफर्टेबली आपकी उंगलियां घूमेंगी, बस वही है। ये आपने ए क्रॉस बी लगाया, अब थंब किधर शो कर रहा है, आउटवर्ड्स। इसका मतलब ए क्रॉस बी का डायरेक्शन किधर हुआ, आउटवर्ड्स। तो दिस ए क्रॉस बी हैज सिंपल मैग्नीट्यूड बट इट्स डायरेक्शन इज आउटवर्ड्स। मैग्नीट्यूड तो बोलो पता है ना, ए बी साइन थीटा, ठीक, और डायरेक्शन किधर आ गया, आउटवर्ड्स। क्लियर है? सेम इसी चीज में आपसे बोला जाए बी क्रॉस ए बताओ, बी क्रॉस ए बताओ, किधर आएगा बेटा, लगाओ बी क्रॉस ए, बी की तरफ उंगलियों को करिए, सब लोग करो, उसमें शर्माना नहीं है, इसको लगाना ही पड़ेगा राइट हैंड से। राइट हैंड का रूल है बेटा, राइट हैंड से लगाइए। बी की तरफ उंगलियों को करिए, क्या बी ऐसा ही है? और ए किधर है, तो नीचे की तरफ उंगलियों को घुमाओ, चेक करके देखो बी किधर है बेटा। देखो ये एक डाउट आता है, इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है, ये डाउट आता है। कभी कल भी मैं दूसरी ब्रांच में पढ़ा रहा था, पूरी क्लास बीत गई, बच्चों को पूरा समझ में नहीं आया है, ठीक है, ये डाउट आता है। ठीक, तो आप बताइए बी वेक्टर किधर है, बताओ किधर है, दिखाओ उधर हाथ। हाँ, और ए की तरफ बेटे घुमाओ, उंगलियां ए नीचे है ना। अब ये ऐसे नहीं घूमेगा कि पूरा हाथ ऐसे ऐसे घूम गया, नहीं, ये ऐसे ही रहेगा। अगर मान लो बी इधर है तो ये ऐसे ही रहेगा। घुमाने का मतलब, हाथ घुमाने का मतलब समझिएगा, जैसी कंडीशन में हाथ है बस ये 360 डिग्री यहां पे बस ऐसे घूम सकता है, बस बस ये ऐसे 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 ऐसे, ये सारे एक्शन रिएक्शन नहीं होंगे। बात समझ में आ रही है? आप बी की तरफ रखिए और ए की तरफ उंगलियों को घुमाइए। ए किधर है, नीचे है, नहीं नहीं आराम से कर ले, तो उसको अपने हिसाब से करना। हाँ करो बेटा, करो। हाँ, तो किधर आ रहा है, इनवर्ट आ रहा है। अब इसके पहले आपका इधर आ रहा था, इसीलिए मैंने आपको बताया। और भी लोग भाई साहब इस बात की प्रैक्टिस जरूर कर लो, इसमें शर्माने वाली बात नहीं है। ये बहुत कायदे से लगाना आना चाहिए, क्योंकि अभी तो यूज में आएगा ही आएगा, ये 12th में भी आएगा, और 12th के मेजॉरिटी स्टूडेंट्स को ये अप्लाई करना नहीं आता है, क्योंकि 11th में आप लोग शर्माते रहते हैं और 12th तक सब उड़ चुका होता है, और 12th में इसका होगा बम्पर यूज। बहुत सारे ऐसे फॉर्मूले हैं, बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जहां पर क्रॉस प्रोडक्ट का यूज होगा, तो वहां पर सभी में डायरेक्शन की बात किया जाएगा, और वो डायरेक्शन में फिर आप लोग होंगे कंफ्यूज। बात समझ में आई? फिलहाल कुछ जनरल केसेस की मैं आपसे बात कर रहा हूं। ये है पहला वेक्टर, ठीक, और ये है मान लो दूसरा वेक्टर। अब एक एक करके आप लोग को बताना है कि डायरेक्शन क्या होगा ए क्रॉस बी का। ये ए है, ये बी है, जल्दी से लगाओ भाई, शर्माओ नहीं, अब जल्दी से लगाओ। हाँ हाँ, ए की तरफ आपने हाथ को रखा, बी की तरफ बेटा क्या उंगलियां घूम पाएंगी, बी किधर है, बी है, बी की तरफ उंगलियां घुमाओ। ए किधर है, ए इधर है, ठीक है, और बी की तरफ क्या ऐसे उंगलियां घूमेंगी तुम्हारी, फिर हाथ घुमाओ, अंदाजा मत मारो, ऐसे किया, घुमाया, किधर आया, कुछ समझ में आया? अब अगर मैं आपसे कहूं बी क्रॉस ए बताओ, मैं ये बी है, ये ए है, लगाओ जल्दी से, ये बी है, ये ए है, लगाओ, बी की तरफ उंगलियों को करो जल्दी से, बी इधर है, ठीक है, आपने ऐसे किया। अब क्या ऐसे घूमेगी उंगलियां, फिर हाथ घुमाओ ना बेटा, कैसे देखो ऐसे अगर नहीं घूम रहा है तो आप हाथ को ऐसे करें। कुछ बात समझ में? देखो 4-6 ऐसे केसेस आप लोग खुद से ले सकते हैं। 2 पेन ले लीजिए और 2 पेन को जैसा मन हो वैसा रख लो, ऐसे रखो, ऐसे रखो, कैसे भी रख लो, और उसकी प्रैक्टिस आप खुद करिए।
अपने आप से। जब आप लोग इसको सीखने की कोशिश करेंगे तो ही आएगा यार, है ना। है कुछ नहीं, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है जो मार बहुत कठिन हो। ए वेक्टर की तरफ उंगलियों को रखना है, बी की तरफ कंफर्टेबली घुमाना है। अगर उंगलियां कंफर्टेबली नहीं घूम रही हैं तो पूरे हाथ को घुमाना है, लेकिन हाथ को घुमाते समय ये एल्बो ये नहीं हिलना चाहिए अपनी जगह से। ये सिर्फ ज्यादा से ज्यादा 360 डिग्री घूम सकता है बस। तो आप अगर एक डायरेक्शन में रेस्ट्रिक्ट कर लेंगे ना जब अपनी उंगलियों को, तो आप एकदम सही तरफ पहुंच जाएंगे। क्लियर। लेकिन अगर आप इसी को ऐसे 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 कहीं से भी घुमाते रहेंगे तो नहीं आएगा। क्लियर। तो कल इसी चीज में बच्चे बहुत देर तक जूझते रहे, लेकिन अंत तक वो कर ना पाए। तो आप लोग को ये प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। ठीक। फिलहाल ए क्रॉस बी आउटवर्ड्स होगा, और अगर बी क्रॉस ए कहा जाए, देखो बी की तरफ रखेंगे और ए की तरफ घुमाएंगे, तो अब किधर जा रहा है, इनवर्ड्स। तो ए क्रॉस बी अगर आउटवर्ड्स है तो बी क्रॉस ए किधर आएगा, इनवर्ड्स को क्रॉस से शो करते हैं। बाकी मैं इसको लिख भी दे रहा हूं, इनवर्ड्स। क्या ये बात क्लियर है? सही है भाई। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसकी प्रॉपर्टीज की तरफ। फिर से पहली प्रॉपर्टी, दिस इज नॉट कम्यूटेटिव। क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है बेटा वो कम्यूटेटिव नहीं होता है। मतलब इस बार ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए बराबर नहीं होगा। आउटवर्ड्स को डॉट से, इसके पहले देखो हमने बनाया था आउटवर्ड को इस तरीके के डॉट से और इनवर्ड्स को क्रॉस। आप लोग वैसे सिंपल लिख देना ज्यादा अच्छा है। ये जो सिंबल्स है ना डॉट और क्रॉस, इसको एक चैप्टर है आगे मैग्नेटिज्म, आप लोगों ने 10th में पढ़ा भी होगा मैग्नेटिज्म। उस मैग्नेटिज्म में याद करो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन शो करने के लिए डॉट क्रॉस यूज किया जाता था। तो वही सेम चीज मैंने आपको यहां पर बता दिया है। डॉट का मतलब होता है जब मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड्स हो, तो हम वेक्टर के लिए भी लिख सकते हैं, लेकिन वर्ड्स में लिख दो ज्यादा अच्छा है। फालतू आप लोग कंफ्यूज हो कभी, इससे अच्छा आप साफ साफ लिख दो कि आउटवर्ड है और ये इनवर्ड। तो फिलहाल बेटा ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है ये कम्यूटेटिव नहीं होता है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, बट इट इज डिस्ट्रीब्यूटिव। अच्छा एक चीज मुझे बताओ, ए क्रॉस बी जो है वो बी क्रॉस ए के बराबर क्यों नहीं है? क्योंकि इनका डायरेक्शन जस्ट अपोजिट है। मैग्नीट्यूड तो सेम है, ए बी साइन थीटा बी ए साइन थीटा सेम है, लेकिन एन कैप जो है वो दोनों का जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में है। तो अगर इक्वल करके लिखना ही है तो आप लिखो ए क्रॉस बी बराबर माइनस बी क्रॉस ए। डिस्ट्रीब्यूटिव ये भी होता है, मतलब अगर लिखा है ए क्रॉस बी प्लस सी, तो हम लोग लिख सकते हैं ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। ये अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए क्या है, अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हैं तो उनके बीच का एंगल कितना होगा बेटा? दैट विल बी आइदर 180 और 0। दो ही केसेस है, लाइक पैरेलल अनलाइक पैरेलल, मैं बता चुका हूं आपको। अब अगर यहां पर आपसे कहा जाए ए क्रॉस बी निकालो, तो सोचो ए क्रॉस बी का फॉर्मूला क्या होगा, ए बी साइन 0 डिग्री एन कैप या ए बी साइन 180 डिग्री एन कैप। सही है। साइन 0 भी 0 होता है और साइन 180 भी 0 होता है, तो ये ओवरऑल ए क्रॉस बी कितना आएगा? 0। तो जैसे वहां पर डॉट प्रोडक्ट 0 होता था जब दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर से, तो यहां पर क्रॉस प्रोडक्ट 0 है जब दो वेक्टर्स पैरेलल या एंटी पैरेलल हो। पैरेलल मतलब 0 डिग्री और एंटी पैरेलल मतलब 180 डिग्री। क्लियर है? ठीक। तो ऐसे केसेस में क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है। अगला देखिए, अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हों तो ऑब्वियस है उनके बीच का एंगल कितना होगा भाई? तो अगर परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं तो थीटा होगा 90 डिग्री, और अगर 90 होगा तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन 90 एन कैप। तो ये ए क्रॉस बी जो आपका है ये सिंपली बन जाएगा ए बी इंटू एन कैप। क्या ये बात समझ में आई? क्लियर है? आसान है। नेक्स्ट
प्रॉपर्टी नंबर 5, सेल्फ प्रोडक्ट अगर हम लोग करें बेटा, ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, बोलो ए का मैग्नीट्यूड ए, दूसरे वाले का भी मैग्नीट्यूड ए, लेकिन इनके बीच का एंगल 0, बोलो भाई, तो ए क्रॉस ए कितना आएगा? 0 वेक्टर। ए क्रॉस ए कितना आएगा? 0 वेक्टर। सिमिलरली अगर मैं आपसे कहूं आई क्रॉस आई, तो आई का मैग्नीट्यूड 1, दूसरे वाले आई का भी मैग्नीट्यूड 1 सेम है, इसका मतलब इनके बीच का एंगल 0, और ये फिर से कितना आएगा? 0 वेक्टर। मतलब आई क्रॉस आई इज इक्वल टू जे क्रॉस जे इज इक्वल टू के क्रॉस के इज इक्वल टू 0 वेक्टर। इज दिस क्लियर? ये इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर्टी आपको आना चाहिए। नेक्स्ट, आई क्रॉस जे, मैग्नीट्यूड कितना होता है आई का? 1, दूसरे वाले का यानी जे का कितना होता है? 1। अगर आई और जे है, मतलब एक एक्स में एक वाई में है, तो बेटा एंगल कितना है उनके बीच का? 90। साइन 90 इज अगेन 1 इंटू एन कैप। इसका मतलब 1 इंटू 1 इंटू 1, ये सिंपल एन कैप बचेगा, और एन कैप खुद एक यूनिट वेक्टर होता है। क्लियर? तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक वेक्टर हमारा है एक्स डायरेक्शन में और एक वेक्टर है ऐसा वाई डायरेक्शन, तो आपसे कहा जाए कि ए क्रॉस बी यानी कि आई क्रॉस जे बताइए। देखो ये आई है और ये जे है, तो अगर मैं आपसे कहूं आई क्रॉस जे बताओ, तो जरा चेक करिए, क्या ये ऐसे लगेगा? आई की तरफ हमने हाथ रखा और जे की तरफ घुमाया, तो थंब किधर आया? जेड डायरेक्शन में, आउटवर्ड्स। और यही डायरेक्शन बोलो जेड है। अगर ये एक्स है, ये वाई है, तो ये जेड है। इसका मतलब ये किधर की तरफ आया? जेड डायरेक्शन में आया। और जेड डायरेक्शन में भी कैसा वेक्टर आया? यूनिट वेक्टर आया। और जेड डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर बोलो क्या होता है? इसका मतलब आई क्रॉस जे को क्या लिख सकते हैं हम लोग? क्या ये बात समझ में आई? नेक्स्ट देखिए, जे क्रॉस के, इस बार बोलो जे ये है, बोलो यार वाई डायरेक्शन, और के किधर होता है बेटा? जेड में। इस बार ये दो वेक्टर्स हैं, ठीक। इस बार फिर से बोलो जे की तरफ करेंगे हाथ को, उंगलियों को, और के की तरफ घुमाएंगे। अब ऐसे तो घूम नहीं पाएगा, तो फिर हम अपने हाथ को घुमाएंगे। लेकिन हाथ को कैसे घुमाते हैं? ये डायरेक्शन ऐसे ही रहेगा। बोलो यार 360 डिग्री बस मैं ऐसे 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 घुमा सकता हूं, ऐसे ऐसे बस। तो ऐसे हमने जैसे ही किया। अब जरा चेक करो, जे की तरफ है, के की तरफ घुमाना था, थंब किधर गया? एक्स डायरेक्शन। और एक्स डायरेक्शन में बोलो यूनिट वेक्टर क्या होता है? आई गया। सिमिलरली अगर मैं आपसे कहूं के क्रॉस आई, अब इस बार जरा चेक करो, के किधर है? आउटवर्ड्स। और आई किधर है? ये एक्स में। इज दिस क्लियर? अब बताओ किधर से शुरू करेंगे? अगर मुझे करना है के क्रॉस आई, तो के की तरफ बोलो हाथ को करेंगे, के की तरफ, और आई की तरफ घुमाएंगे। इस बार किधर आ रहा है बेटा? वाई डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर जे। इसका मतलब एक पॉइंट बड़ा क्लियर है कि सर दो वेक्टर्स को अगर मल्टीप्लाई करो, दो ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर को अगर मल्टीप्लाई करो, तो तीसरा आता है। चेक करो, जे और के को मल्टीप्लाई करो तो आई आता है, के और आई को मल्टीप्लाई करो तो जे आता है। इसका मतलब दो को मल्टीप्लाई करो तो तीसरा आता है। क्लियर है? अब इसका उल्टा करते हैं जरा, जे क्रॉस आई। इस बार ये है बोलो जे, और ये है आई, है ना, जे क्रॉस आई। इस बार उल्टा करना था हमको, तो ये जे है मान लीजिए, और ये आई है। इस बार बोलो पहले फिंगर्स किधर होंगे? जे की तरफ। ठीक, करो जे की तरफ और आई की तरफ घुमाओ। देखो नहीं, अपने दिमाग से करो तुम। जे की तरफ करो बेटा, करो करो, जे ऊपर है ना, ऊपर करो उंगलियां। ठीक, अब ये बताओ क्या ये उंगली इधर घूम सकती है आई की तरफ? नहीं। इसका मतलब हाथ को घुमाओ, घुमाओ। हाँ, अब घुमाओ। आपने ऐसे किया, ऐसे घुमाया, किधर आया? इनवर्ड्स, मतलब माइनस जेड।
और बेटा माइनस जेड मतलब माइनस का, इज दिस क्लियर? के क्रॉस जे, के क्रॉस जे, आंसर तो पता ही है। के बोलो ऐसा है और जे ऐसा है, के क्रॉस जे, बताओ भाई, के की तरफ करो। अब तुम लोग को तो घूमना पड़ेगा ना यार भाई, अगर मैं ऐसे बैठा हूं तो अब इधर थोड़ी ना के है, बोलो यार, तो हमको ऐसे हाथ घुमाना पड़ेगा ना, घुमाओ फिर, उधर घुमाओ। ये है देखो के क्रॉस जे, बेटा किधर आ रहा है, किधर जा रहा है, घुमा कर तो देखो। तो दैट इज नेगेटिव एक्स, यानी कि माइनस आई कैप। और आखिरी है के, सॉरी आई क्रॉस के, आंसर तो पता ही है माइनस जे, लेकिन हमें करके दिखाइए। आई ये है बोलो, और के ये है, बताओ भाई। आई की तरफ करो बेटा उंगलियां, हाँ, और के की तरफ घुमाओ। कैसे घूमेगा? तुमने ऐसे किया था, क्या ऐसे घूम जाएगा? के किधर है? देखो आई क्रॉस के करना है, पहले आई की तरफ उंगलियों को करो, ठीक? मतलब ये डायरेक्शन फिक्स हो गई। अब तुम्हारा हाथ घूमेगा तो सिर्फ 360 डिग्री घूम सकता है, बस ऐसे ही ऐसे घूम सकता है बस, तो उधर नहीं घूमेगा। बात समझ में आई कि नहीं? ऐसे है। अब आप मुझे बताओ, अगर इसे के की तरफ घुमाना है उंगलियों को, के इधर है, इधर है, कैसे घूमेगा? हाथ को घुमाओ, हाँ, यस 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 यस। ये एक सीन आएगा जिसके बाद आप आराम से घुमा लोगे उंगलियों। किधर जा रहा है? डाउनवर्ड मतलब ना 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 ना, जेड तो ये था, वाई, वाई भी कौन सा वाई? निगेटिव वाई। तो क्या ये माइनस जे आएगा? देखो कुछ कुछ तो आ ही गया होगा, इतनी देर से कर रहे हैं, 10 एग्जाम्पल कर चुके हैं हम लोग, कुछ कुछ तो आ ही गया होगा। बाकी अगर आप थोड़ा घर में एक आध बार और प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा। फिलहाल देखो, ये उंगलियों को घुमाते घुमाते मेरी भी उंगलियां दर्द होने लगी, और बार बार ऐसा कर पाना कई बार आपके लिए इजी नहीं होता है, तो एक शॉर्टकट भी मैं आपको बता रहा हूं। शॉर्टकट ये कहता है कि आप एक सर्किल बनाइए और सिंपल आई जे के लिख दीजिए क्लॉकवाइज। ये आई है, ये जे है, और ये के है क्लॉकवाइज। सिंपल है, आई जे के क्लॉकवाइज। अगर हम लोग क्लॉकवाइज चल रहे हैं, आई क्रॉस जे, तो तीसरा आएगा पॉजिटिव आएगा, ठीक? देखो, जे क्रॉस के आई और के क्रॉस आई, लेकिन अगर उल्टा चले तो निगेटिव आएगा। तो उल्टा देखिए जरा, जे क्रॉस आई, आई क्रॉस के, और के क्रॉस जे, सही है? क्लॉकवाइज चलेंगे तो पॉजिटिव और एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो, सिंपल सी बात, क्लियर? तो इसका मतलब ये रूल्स, ये फॉर्मूले आपके दिमाग में होने चाहिए। अगला देखिए क्या है, प्रॉपर्टी नंबर 8। अगर मैं आपसे कहूं दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालो, तो मैंने आपको सिखाया था एंगल निकालने के लिए आसान तरीका कौन सा था? डॉट प्रोडक्ट। यहां भी निकाल सकते हैं बट थोड़ा सा कठिन होगा। तो जरा चेक करिए, ए क्रॉस बी बराबर ए बी साइन थीटा एन कैप होता है, बताओ भाई। तो ऐसे डायरेक्ट तो आप नहीं निकाल पाओगे क्योंकि उसमें डायरेक्शन भी है, तो ऐसे में हम लोग मैग्नीट्यूड ले लेते हैं। अगर हम मॉड ऑफ ए क्रॉस बी लिखें तो क्या इसका मतलब ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, और ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड बोलो क्या होता है? ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड यहां पर क्या है? ए बी साइन थीटा। तो क्या ऐसा लिख सकते हैं? यहां से साइन थीटा हम लोग निकाल सकते हैं बेटा। साइन थीटा इज मॉड ऑफ ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। क्या चीज है? क्या है ये? इट इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। क्लियर है? अभी मैं ए क्रॉस बी निकालना सिखा रहा हूं, फिर आपको उसका मैग्नीट्यूड भी सिखाऊंगा, ठीक, कि कैसे आप निकालोगे। तो आइए जरा क्वेश्चन यानी कि प्रॉपर्टी नंबर 9 की बात करते हैं। इस बार हमको फिर से वही लास्ट
प्रॉपर्टी है ए क्रॉस बी मतलब ए एक्स आई गैप प्लस ए वाई जे गैप प्लस ए जेड के गैप क्रॉस बी एक्स आई गैप बी वाई जे गैप बी जेड के गैप। अब आप मुझे बताइए, अगर मुझे क्रॉस करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव तो होता है, तो इसको सिंपल अंदर मल्टीप्लाई बोलो किया जा सकता है। पहला टर्म क्या बनेगा बेटा, ए एक्स बी एक्स आई डॉट, मल्टीप्लाई करो बेटा, ये वाला टर्म इससे मल्टीप्लाई करो, ए एक्स बी एक्स दिख रहा है, अगला क्या आएगा आई क्रॉस आई, ठीक है। अगला टर्म क्या आएगा ए एक्स बी वाई आई क्रॉस जे प्लस ए एक्स बी जेड आई। पहली लाइन समझ में आई कि नहीं आई? सिंपल है ना, सिंपल मल्टीप्लाई किया भाई। अगला बताओ क्या आएगा, अब इसका मल्टीप्लाई करो जरा, ए वाई बी एक्स जे क्रॉस आई प्लस ए वाई बी वाई जे क्रॉस जे प्लस ए वाई बी जेड। ये सब लाइनें समझ में आ रही है कि नहीं आपको? अगला बताओ जरा, इसका मल्टीप्लाई करो तीनों में, ए जेड बी एक्स के क्रॉस आई, फिर ए जेड बी वाई के क्रॉस जे, फिर ए जेड बी जेड के क्रॉस, वेरी गुड, सही है। आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के, जीरो। तो ये तीन टर्म्स तो जीरो हो गए, ये वाला जीरो, ये वाला टर्म जीरो और ये वाला टर्म जीरो। टोटल बेटा 9 टर्म्स थे, 3 गए, कितने बचे? 6। ए एक्स बी वाई आई क्रॉस जे। अब इसको निकालने के लिए मैंने आपको तरीका सिखाया था, खूब प्रैक्टिस हम लोग कर चुके हैं, वो भी तरीका है, लेकिन उसकी बजाय ये यूज करिएगा, ठीक। अब आप सोच करके बताओ, अगर आई क्रॉस जे करना है तो क्लॉकवाइज चलना है एंटी क्लॉकवाइज? तो कैसा आएगा, मतलब के क्या है। अगला ए एक्स बी जेड आई क्रॉस के माइनस का जे गैप, ए वाई बी एक्स जे क्रॉस आई माइनस का के गैप, फिर ए वाई बी जेड जे क्रॉस के, बताओ बेटा, जे क्रॉस के, दैट इज पॉजिटिव आई गैप, फिर ए जेड बी एक्स के क्रॉस आई, के क्रॉस आई क्लॉकवाइज है ना, सो दैट इज जे गैप, ए जेड बी वाई के क्रॉस जे, सो दैट इज माइनस। इज दिस क्लियर? अब बेटा आखिरी स्टेप है, आई वाला टर्म एक साथ, जे वाला टर्म एक साथ और के वाला टर्म एक साथ। आई वाले टर्म्स कितने हैं भाई? एक ये है और एक ये है, सही है। क्या लिखा है बेटा, ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई, सही है। तो देखिए मैं अगले पेज में लिख रहा हूं, ए क्रॉस बी, तो पहले तो आई कैप हमने कॉमन किया, क्या था, ए वाई बी जेड, ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई। अगला देखो जे वाले टर्म्स, ये है पहला टर्म जे वाला और एक ये है, पहला ही टर्म नेगेटिव मिल गया तो हमने माइनस कॉमन कर लिया, तो माइनस का जे गैप
माइनस का जे कैप। अब अंदर देखो बचेगा क्या, ए एक्स बी जेड, यहां से भी माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस ए जेड बी एक्स, तो ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स। अगला देखो के वाले टर्म्स कौन कौन से हैं, एक ये है पहले ही और एक ये है के वाला टर्म। सही है भाई, के कॉमन करो बेटा, ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स, तो प्लस का के कैप ए एक्स बी वाई माइनस का ए वाई। दिस इज द वैल्यू ऑफ ए क्रॉस बी। ये अपने पास फॉर्मूला आया ए क्रॉस बी का। देखो ए डॉट बी जब निकाला था तब फॉर्मूला बहुत आसान आया था, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड, अभी तक रटा है। ए क्रॉस बी हमें आज तक ना रट पाया, 10 साल हो गए पढ़ाते, फॉर्मूला हमको इसका याद नहीं है क्योंकि बड़ा अजीब सा फॉर्मूला है। एक बार हम याद कर भी ले मान लो मेहनत करके तो इसमें गलतियां होने के चांसेस बहुत बहुत ज्यादा। अगर मैं आपको दो सिंपल यहां पर वेक्टर दे दूं, ये ए वेक्टर है मान लो 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस के कैप, और बी वेक्टर आपको दे दें मान लो i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, और आपसे कहें बेटा ए क्रॉस बी निकाल दो, ठीक? तो जरा चेक करो, अगर मैं ये फॉर्मूला लगाता हूं ए क्रॉस बी तो सबसे पहले आई कैप लिखेंगे। अब ए वाई कौन है और बी जेड कौन है, बताओ जरा, ए वाई कौन है? ए वाई कितना है? 3, जे नहीं है, ए वाई केवल 3 है। बोलो यार, ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप, तो ए एक्स है 2, ए वाई है 3 और ए जेड है -1। मतलब हर एक एक टर्म को पहले ध्यान से देखो, ये 3 है और बी जेड कितना है यहां पर 1, तो 3 × 1 यानी 3 माइनस ए जेड बी वाई, ए जेड कितना है और बी वाई तो -1 सही है। मतलब इस तरह से हमको एक एक टर्म को ध्यान रखकर करना पड़ेगा। क्लियर? इतनी भी गलती हुई, किसी भी एक टर्म में गलती हुई, क्वेश्चन आपका गया। जोड़ने घटाने में कहीं भी गड़बड़ हुआ, क्वेश्चन आपका गया। तो इसलिए ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग ये फार्मूले से करने की बजाय एक छोटा सा दूसरा मेथड भी सीख लेते हैं जिसका नाम होता है मेथड ऑफ डिटरमिनेंट। मेथड ऑफ डिटरमिनेंट, मेथड ऑफ डिटरमिनेंट बहुत छोटा सा है। मान लो लिखा है 1 2 और यहां है 3 और यहां है 4। इस तरह से मान लीजिए 4 नंबर्स लिखे हैं 2 पैरेलल लाइन के बीच में। इसमें देखो 2 रो है और 2 कॉलम्स हैं, तो ये डिटरमिनेंट है 2/2 का। तरीका बड़ा सिंपल है, इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करिए। सो दिस इंटू दिस 4 - 6, तो वैल्यू कितनी आई? सिंपल। 2/2 का डिटरमिनेंट है, सॉल्व करना बेहद आसान है। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करो, सही है। लेकिन अगर यहीं पर 3/3 का हो जाए तो थोड़ा सा मेथड जो है वो हल्का सा चेंज होता है। ये समझ में आया कि नहीं आया? कर लोगे ना ऐसा कुछ भी हो तो। मान लो यहां -4 होता तो कितना था? -4 - 6, तो इस बार -10 आ जाता। कहने का मतलब थोड़ा मोड़ा मॉडिफिकेशन इस तरह का हो सकता है। अब 3/3 का लिखते हैं कोई, जैसे मान लो 1 है 2 है, इधर 3 है, 0 है 1 है, -1 है, 2 है 1 है 2 है, ऐसे। अब हमसे कहा जाए इसको एक्सपेंड करिए, तो एक्सपेंड करने का तरीका यह है कि सबसे पहले पहला टर्म एज इट इज लिख दीजिए, जो भी पहला टर्म है एज इट इज लिख दीजिए, उसके रो को छिपा लो और उसके कॉलम को छिपा लो। क्या बच रहा है? 1 -1 1 2, सही है भाई। इसको छिपाया, जो बचा वो लिख दिए।
क्लियर। फिर जो दूसरा वाला नंबर होगा वो हमेशा निगेटिव साइन के साथ, दूसरा वाला नंबर हमेशा निगेटिव साइन के साथ, तो ये निगेटिव साइन के साथ होगा। इसमें वही काम करना है, इसके रो को छिपाओ, इसके कॉलम को छिपाओ। क्या बचा? 0 0 -1 2 2 और तीसरा नंबर पॉजिटिव प्लस का 3। इसमें भी वही काम करिए जरा। 0 1 2 1। इज दिस क्लियर? पहला नंबर पॉजिटिव, दूसरा नंबर नेगेटिव, तीसरा नंबर पॉजिटिव। सिंपल, क्लियर। बाकी अब इसको आप एक्सपेंड करना आप लोग जानते ही हैं। 1 टाइम्स, बोलो क्या बनेगा? 2 -1 2 माइनस, समझ आई बात? -2 क्लियर, प्लस 3 टाइम्स, तो कितना आया? -2 और -2, वो तो कितना होगा? कितना आया भाई आंसर? ये वाला? हाँ, ये माइनस माइनस प्लस, देख लो तुम लोग की संगति का सर। हाँ, तो ये हो गया भाई -10, तो 3 - 10, सो दैट इज -7। तो ये आ गया। अगर हम लोग ऐसा कोई बेवकूफी सा कैलकुलेशन मिस्टेक अगर नहीं करेंगे तो अपना आंसर एकदम 100% सही आएगा। 3/2 का एक्सपेंशन नहीं होता। एक्सपेंशन हमेशा हम लोग स्क्वायर डिटर्मिनेंट का करते हैं। हम बता रहे हैं, ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? अगर 2/2 का हो, 3/3 का हो, ये 3/3 है ना, 4/4 आपसे कभी नहीं पूछा जाएगा। ठीक, तो आपको हमेशा 3/3 तक ही पता होना चाहिए, मैथ्स में भी और फिजिक्स में भी। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर। हमारा क्वेश्चन ये था कि सर ये 2 वेक्टर्स हैं, इनका आप हमें क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के बता दीजिए। तो एक तरीका तो मैं आपको पहले ही सिखा चुका था, ये वाला, इसको फॉर्मूला में लगाओ। ठीक, दूसरा तरीका है, ध्यान से सुनो सब लोग इधर, आई कैप जे कैप के कैप। पहली वाली रो में हमेशा क्या होगा? आई जे के, ऑलवेज। दूसरी रो में अब क्योंकि ए क्रॉस बी करना है तो पहले ए वेक्टर का जो भी डेटा है उसको रखेंगे 2 3 -1, और फिर बी वेक्टर का है तो क्लियर। इसमें अंदर जो है आई जे के नहीं भरना होता है, सिर्फ कोफिशिएंट्स जो है वो भरने होते हैं। क्लियर। अगर यही होता बी क्रॉस ए तो पहले यहां बी, यहां पर क्या लिखते हैं फिर हम? 1 -1 1, और ये वाला नीचे ले आते। क्लियर है। तो जो वेक्टर पहले होगा उसका पहले लिखेंगे, जो बाद में होगा उसका बाद में लिखेंगे। क्लियर। बाकी एक्सपेंशन करना आपको आता है। क्या था एक्सपेंशन करना? आई गैप, फिर इसको छिपाओ, इसको छिपाओ, 3 -1 -1 1, फिर माइनस का जे गैप, तो 2 -1 1 1 प्लस के गैप, तो 2 3 1 माइनस। क्लियर। एक्सपेंड करना आपको सिखा चुके हैं। माइनस कितना आएगा ये? +1, 3 -1। यहां पर बोलो माइनस जे कितना आएगा बेटा? 2 -1 प्लस के। क्लियर। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा? तो क्या हम लोग 2 वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट कर सकते हैं? पहली रो में हमेशा क्या होगा? आई जे के, दूसरे में पहला वेक्टर
और तीसरी रो में दूसरा वेक्टर। क्लियर? तो हमेशा भाई कौन सा बनेगा? 3/3 का ही बनेगा। क्लियर? इसी को हम लोग हमेशा एक्सपैंड करेंगे और अपना आंसर बिल्कुल सही आएगा। अगर मैं आपसे कहता ये दो वेक्टर्स हैं, इनके परपेंडिकुलर कोई वेक्टर बताओ, तो क्या करना है? इन दो वेक्टर्स के परपेंडिकुलर कोई वेक्टर बताओ। यही तो है, ए क्रॉस बी ही तो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होता है। तो ये आपके सामने है, यही वाला वेक्टर है जो दोनों के परपेंडिकुलर। फिर से क्वेश्चन सुनो, इन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर बताओ। इन दोनों ए और बी के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर बताओ। कैप, यस यस यस। इसका मतलब देखो, ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर वेक्टर तो यही है, बोलो यार। और अगर आपसे कहें कि इसके परपेंडिकुलर वेक्टर का यूनिट वेक्टर बताओ, मतलब तुम्हें इसका अभी क्या निकालना है? यूनिट वेक्टर। क्या निकालना है? यूनिट वेक्टर। कैसे निकालते हैं किसी वेक्टर का? 2i गैप -3j गैप -5 k कैप। वेक्टर में अगर उसी के मैग्नीट्यूड का डिवाइड कर दें तो क्या बन जाता है? यूनिट वेक्टर। और इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर निकालना है तो √2 का स्क्वायर +3 का स्क्वायर +5 का स्क्वायर। इज दिस क्लियर? बोलो भाई। आपसे क्वेश्चन मैंने क्या पूछा? ए और बी वेक्टर के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर बताओ। तो पहले हमने ए और बी के परपेंडिकुलर वेक्टर निकाला, फिर इस वेक्टर का क्या निकाला? यूनिट वेक्टर। सो दिस विल बी यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए एंड बी। ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर ये होगा। बाकी सिंप्लीफाई तो कर लोगे। आपसे मैं कहूं ए और बी के परपेंडिकुलर 7 यूनिट का कोई वेक्टर बताइए। ए और बी के परपेंडिकुलर 7 यूनिट का वेक्टर बताइए। ये है वेक्टर यूनिट वेक्टर। इसी में किसका मल्टीप्लाई करेंगे? 7 का और मल्टीप्लाई करेंगे। बात समझ में आई? आपसे सिंपल बोला जाए, इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालो। एंगल निकालो तो अब हम डॉट प्रोडक्ट में जाएंगे। जब तक उसमें स्पेसिफिक ना हो कि यूजिंग क्रॉस प्रोडक्ट एंगल निकालो, तब तक हम क्रॉस प्रोडक्ट में फिर नहीं घुसेंगे। फिर हम कहां जाएंगे? डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट अगर इन दोनों का पूछे, बोलो कितना आएगा? बोलो कितना आएगा? 2 -3। बोलो यार, आएगा? दैट विल बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। ए मतलब क्या? पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड। पहले का मैग्नीट्यूड बोलो इसका, बोलो भाई। हाँ, 2 का स्क्वायर। सही है। बी का मैग्नीट्यूड बोलो, इंटू। तो क्या कॉस थीटा आ गया? बोलो भाई। अगर हमें एंगल पूछे तो हम एक लाइन में लिखेंगे ऐसे कि सर ए डॉट बी तो ये ये है, बी ये है और कॉस थीटा वो है। तो यहां से बोलो कॉस थीटा आ जाएगा, और कॉस थीटा आ जाएगा तो थीटा आ जाएगा। ये एंगल है। इज दिस क्लियर? सिंप्लीफाई तो कर ही लोगे ना भाई? ठीक। तो इस तरह से आप दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकाल सकते हो। आपसे बोले, ध्यान से सुनना, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर, क्या निकालना है? कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ
बी वेक्टर, ए वेक्टर का कंपोनेंट चाहिए बी की डायरेक्शन में, ए का कंपोनेंट बी की डायरेक्शन में। कैसे बताइए साइन थीटा? कॉस थीटा भी तो हो सकता है। ए का कंपोनेंट बी की डायरेक्शन में या बी का कंपोनेंट ए की डायरेक्शन, अगर मान लो पूछ रहे हैं तो कैसे निकलेगा? याद करो डॉट प्रोडक्ट में, डॉट प्रोडक्ट का जो स्टार्टिंग था याद करो यही था। देखिए ध्यान से, स्टार्टिंग ही यहीं से था। सबसे पहली चीज बी का क्या किया था? कंपोनेंट किसकी डायरेक्शन में? इस बार क्या बोल रहा है? कंपोनेंट ऑफ ए इन द डायरेक्शन ऑफ। अगर ये ए है, ये थीटा है, तो ए का एक कंपोनेंट बोलो ये होगा ए कॉस थीटा, और दूसरा होगा इधर ए साइन थीटा। तो इस बार आपसे क्या पूछ रहे हैं? ए कॉस थीटा पूछ रहे हैं। क्या ये बात समझ में आई? वो भी किस डायरेक्शन में पूछ रहे हैं? इन द डायरेक्शन ऑफ। तो आपसे एक्चुअलिटी में देखो क्या पूछा जा रहा है, मैं बता रहा हूं। ए कॉस थीटा पूछा जा रहा है, ये तो आप समझ पाए? बोलो यार, डायरेक्शन बी का चाहिए, मतलब बी के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करें। ए कॉस थीटा और डायरेक्शन किसका चाहिए? तो बी का डायरेक्शन कौन देगा? यूनिट वेक्टर। डायरेक्शन देने का काम कौन करता है? यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई कर। और अगर आप ध्यान से समझो, ये जो लिखा हुआ है ए कॉस थीटा बी कैप, अगर इसको मैं वेक्टर के फॉर्म में लिखूं तो जरा ध्यान से देखना, क्या वो ये है? बोलो यार, अगर कॉस थीटा लगा हुआ है तो क्या इसको डॉट प्रोडक्ट में ला सकते हैं हम? किसका किसका डॉट प्रोडक्ट है ये? ए वेक्टर का और बी के यूनिट वेक्टर का। तो ए वेक्टर और बी के यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ये है कंपोनेंट ऑफ ए इन द डायरेक्शन ऑफ बी। क्या आप निकाल पाएंगे? ए वेक्टर अपने को पता है, बोलो यार, और बी का यूनिट वेक्टर भी पता है। कितना है बी का यूनिट वेक्टर? अच्छा पहले मुझे ये बताओ, ये समझ में आया कि नहीं आया? आधों को तो यही नहीं आया होगा। ये आया समझ में? ए कॉस थीटा इंटू बी कैप समझ में आया? नहीं? बोलो भाई, आधों को नहीं आया, मैं जान रहा हूं। जबरदस्ती आप ऐसे से मुंडी हिला रहे हैं। ना आया बताओ। देखो बता रहा हूं, ये मान लो भाई किसी डायरेक्शन में ए वेक्टर है और ये किसी डायरेक्शन में बी वेक्टर है, इनके बीच का अपना एंगल है थीटा। जब बी का कंपोनेंट करना था तो हमने इधर किया बी कॉस थीटा, इस बार किसका करना है? ए का। कंपोनेंट करने का तरीका क्या होता है? यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, इस पर, दूसरे वाले पर, दूसरे वाले पर, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो दूसरे वाले पर। तो अगर ये ए है, ये थीटा है, तो ये वाला जो वेक्टर होगा, देखो मैं बना रहा हूं, ये वाला वेक्टर, ये वेक्टर, ये वेक्टर कौन सा वेक्टर होगा? देखो ये पूरा ए है, ये थीटा है, तो ये क्या होगा? एंगल के साथ वाला है ये, क्या होगा ये? दिस इज ए कॉस थीटा। सही है? सही है? हमको ए का कंपोनेंट चाहिए था बी की डायरेक्शन में, तो ए का कंपोनेंट बोलो ए कॉस थीटा। ए के वैसे कितने कंपोनेंट होंगे? तो एक ये होगा, बोलो यार, दोनों कंपोनेंट हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं, तो एक अगर इधर होगा तो एक इधर होगा। ये ए कॉस थीटा है, तो बोलो ये क्या है? लेकिन हमसे क्वेश्चन में क्या बोला गया? ए का वो कंपोनेंट जो बी की डायरेक्शन में हो, तो बोलो बी की डायरेक्शन में कौन है? ए कॉस थीटा। इसका मतलब हमसे ए कॉस थीटा की बात किया गया है,
तो अब आप चेक करो कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर। तो ये बोलो a cos थीटा है, कंपोनेंट ऑफ ए इन द डायरेक्शन ऑफ बी क्या है, a cos थीटा है, सही है। लेकिन अगर मैं इसी में डायरेक्शन वगैरह और लाना चाहूं, डायरेक्शन भी हम दिखाना, भाई देखो अगर ए वेक्टर का कंपोनेंट है बी की डायरेक्शन में है तो डायरेक्शन तो बी की है, कंपोनेंट ए का है, तो जो ये होगा ये भी तो वेक्टर होगा। और ये जो a cos थीटा लिखे हो ये उसकी सिर्फ क्या है, लंबाई है, ये उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड है, तो इसको डायरेक्शन भी तो देना पड़ेगा। इसको डायरेक्शन कौन देगा, यूनिट वेक्टर। कौन सा यूनिट वेक्टर, जिसकी डायरेक्शन में है। किसकी डायरेक्शन में है, बी की, तो बी का यूनिट वेक्टर इसमें मल्टीप्लाई करो। और बोलो यूनिट वेक्टर अगर मल्टीप्लाई हम कर भी दें तो लेंथ पर मैग्नीट्यूड पर कोई फर्क, भाई 1 है ना, 1 का मल्टीप्लाई कर भी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इसको एक डायरेक्शन मिल गई, किसकी डायरेक्शन मिली, बी की। क्लियर। अब क्योंकि cos थीटा है, ए भी वेक्टर है, बी यूनिट वेक्टर है ही है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए वेक्टर डॉट बी का। क्लियर। बाकी देखो करना आसान है क्योंकि ए वेक्टर पता ही है, ए वेक्टर पता है। अगर मैं आपसे कहूं बी कैप बताओ, तो बोलो बी कैप कितना आएगा, आई माइनस जे प्लस के डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड। इसका मैग्नीट्यूड बोलो √3, सही है। अब इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट बताओ, यही तो करना था, ए वेक्टर डॉट बी कैप, यही तो करना था। बताओ जरा इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट बोलो क्या आएगा, बताओ यार। इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट बोलो बेटा, डॉट प्रोडक्ट निकालना आता है, कैसे निकलता है, आई वाला टर्म आई से जे वाला टर्म, तो भैया आई वाला टर्म कौन सा है और यहां पर आई वाला टर्म कौन सा है, 1/√। तो क्या पहला टर्म, बहुत ध्यान से देखना जरा, क्या पहला टर्म सही है, प्लस प्लस होएगा माइनस होएगा, तो माइनस का 3/, इज दिस क्लियर। तो क्या ये आ जाएगा -2/√3, इसको रेशनलाइज कर लेंगे तो -2/3 दैट इज आवर आंसर। कुछ समझ में आया, नहीं आया बेटा, आई वाला आई से मल्टीप्लाई, देखो जरा ध्यान से, आई वाला कोफिशिएंट 2 है, यहां पर आई के साथ क्या दिख रहा है, यहां कुछ नहीं है तो यहां क्या है 1, तो ये 1/√3, तो 2 इंटू 1/√3, तो ये बनेगा। यहां पर j के साथ क्या है 3, और यहां पर j के साथ क्या है -1/√3, तो कितना आएगा, मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू -1/√3, तो क्या वो -3/√3 आएगा। यहां पर k के साथ क्या है -1, यहां पर k के साथ क्या है प्लस का 1/√3, तो कितना आएगा, अभी आया समझ में, बाकी जोड़ घटा लो। क्लियर। देखो वेक्टर बहुत ही इजी टॉपिक है, लेकिन क्वेश्चंस का लेवल हम उठा सकते हैं। बाकी आप लोग के यहाँ जो आएगा वो बहुआ वाला क्वेश्चन आएगा, आसान आसान सा क्वेश्चन आएगा, सिंपल वेक्टर्स होंगे, उनको जोड़ो घटाओ, डॉट प्रोडक्ट करो, क्रॉस प्रोडक्ट करो, परपेंडिकुलर है तो क्या होगा, पैरेलल है तो क्या होगा, प्रूव दैट वेक्टर पैरेलल है, प्रूव दैट वेक्टर परपेंडिकुलर है, अगर पैरेलल है तो लैम्डा क्या होगा, अगर परपेंडिकुलर है तो लैम्डा क्या होगा। यही वैरायटी के क्वेश्चंस आप लोगों से मैक्सिमम पूछे जाते हैं। क्लियर है।